Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 29th October 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. First article is about rising election expenditures in India. This topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्शन में खर्च करने का जो लिमिट है वो है क्या ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लिमिट इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट्स इन इंडिया। देखिए, अगर लोकसभा इलेक्शंस की बात की जाए तो एवरी कैंडिडेट इज अलाउड टू स्पेंड मैक्सिमम 95 लाख रुपीस अगर वो कैंडिडेट किसी लार्जर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। तो वहीं अगर स्मॉलर स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसे गोवा वगैरह, तो उसके लिए लोकसभा इलेक्शंस में जो कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट है वो है ₹75 लाख। इतना ही आप खर्च कर सकते हैं कैंपेन में और अपनी ब्रांडिंग में। तो दिस इज द इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर लार्जर स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज 95 लाख रुपीस, for smaller state constituencies 75 lakh rupees for Lok Sabha elections. Likewise for legislative assemblies election, larger states में per constituency 40 lakh and smaller state में per constituency 28 लाख रुपीस खर्च किए जा सकते हैं। ये जो लिमिट है एक्सपेंडिचर के ऊपर बाय द कैंडिडेट्स दैट इज सेट बाय इलेक्शन कमीशन, और उसमें रिवीजन भी करता है इलेक्शन कमीशन टाइम टू टाइम। फॉर एग्जाम्पल, पहले ये लिमिट 70 लाख एंड 54 लाख हुआ करते थे फॉर लोकसभा, उसको फिर चेंज करके 95 लाख एंड 75 लाख किया गया। लाइकवाइज फॉर कॉन्स्टिट्यूएंसीज एट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 28 लाख और 20 लाख हुआ करते थे, जिसको अब इंक्रीज करके 40 लाख और 28 लाख कर दिया गया है बाई इलेक्शन कमीशन। तो द लिमिट्स आर टाइम टू टाइम रिवाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन कंसीडरिंग द इन्फ्लेशन एंड अकॉर्डिंगली इलेक्शन कमीशन डज इंडेक्सेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि दीज लिमिट्स आर एप्लीकेबल फॉर ए कैंडिडेट बट देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट फॉर एक्सपेंडिचर बाय अ पॉलिटिकल पार्टी ड्यूरिंग इलेक्शंस। पॉलिटिकल पार्टीज ओवरऑल कितना खर्च कर सकती हैं उसके लिए कोई प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है नहीं। अब कैंडिडेट्स भी बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, इस लिमिट को काफ़ी मार्जिन से ब्रीच करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज तो खर्च करती ही करती हैं। दैट लीड्स टू सेवरल काइंड्स ऑफ चैलेंजेस। तो चैलेंजेस एसोसिएटेड विद हाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर देखते हैं। उसके पहले थोड़ा डेटा देख लेते हैं। अगर 2019 लोकसभा इलेक्शंस की बात की जाए तो जो दो मेन पार्टियां हैं बीजेपी एंड कांग्रेस, उनका ऑफिशियल एक्सपेंडिचर था लगभग 1200 करोड़ बाय बीजेपी एंड 820 करोड़ बाय कांग्रेस। बट as per an estimate, independent estimate by CMS, सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, इसको आप मेंशन कर सकते हैं मेंस में, कि जो रियल तौर पे खर्च हुआ है वो 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा खर्च हुआ था इन लोकसभा इलेक्शंस 2019। और 2024 के इलेक्शंस में जो रिसेंटली कंडक्ट कराए गए हैं लोकसभा इलेक्शंस, उसमें ओवरऑल इलेक्शंस में जो खर्च हुआ है पैसा दैट हैज बीन 1,35,000 करोड़। कंसर्न ये है कि इसमें से अबाउट 25% मनी वाज इलीगली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट वोटर्स टू गेट एडवांटेज, तो इन ऑफ कोर्स वोटिंग प्रोसेसेस। तो कहीं ना कहीं दस मनी पावर इज गेटिंग इनटू इलेक्टोरल प्रोसेसेस एंड हैम्परिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये एक कंसर्न निकल करके आ रहा है। चैलेंजेस एसोसिएटेड विद अनरेगुलेटेड इलेक्शन एक्सपेंडिचर। प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तो है बट वो सिर्फ कैंडिडेट्स के लिए है, और उसको भी कैंडिडेट्स एक नहीं तो दूसरे तरीके से आराम से वॉयलेट कर देते हैं। इलेक्शन कमीशन कुछ खास कर नहीं पाता है, और पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर कोई लिमिट है ही नहीं, एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू ह्यूज एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग इलेक्शंस। एंड उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है कि मनी पावर इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन इलेक्शन प्रोसेसेस,
और उसके कई सारे नेगेटिव चैलेंजेस हैं। ऑफ कोर्स जो पहला है वो है कि uneven playing field, and that does not allow common man like you and me to get into electoral systems as a candidate। और इस कारण से इलेक्शन के अंदर या पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अच्छे लोग विद जेन्युइन इंटेंशन इंटर नहीं कर पा रहे। So what are the concerns of high election expenditure? Of course, it is supporting and encouraging corruption. Only corrupt people with corrupt practices they have committed so far have enough money to get into the political system, because it has become very costly affair. Uneven playing field, already I told you, people with genuine interest and genuine intentions are not able to get into political system। इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी, अभी काला धन जो है जिस पे टैक्स इवेजन किया गया, टैक्स की चोरी की गई है, ये सारा पैसा क्रिमिनल लोगों के पास होता है जनरली। और क्रिमिनल लोग इलेक्शन के दौरान वो पैसा किसी ना किसी पार्टी और उनके लीडर्स में स्पेंड करते हैं। उनके लिए तो वो इन्वेस्टमेंट ही है, इस उम्मीद में कि अगर वो पार्टी जीत गई या वो कैंडिडेट जीत गया तो उनको काला धन, जो बचा हुआ काला धन है, उसको एक नहीं तो दूसरे तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में हेल्प करेगा इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू लीगलाइज्ड मनी। तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ब्लैक मनी का बढ़ना is happening because of unregulated, unrestricted election expenditure। Crony capitalism, where the influence of corporates are growing more and more into political processes। अभी जब इलेक्शन में मनी पावर हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज तो इंक्लाइंड होंगी ही टुवर्ड्स कॉर्पोरेट्स हु आर हैविंग ह्यूज रिजर्व्स ऑफ मनी। और फिर कॉर्पोरेट्स जिन पार्टियों को पैसा देंगे, फंडिंग देंगे, कहीं ना कहीं बाद में अपने फेवरेबल पॉलिसीज एक्सपेक्ट करेंगे, और वो फेवरेबल पॉलिसीज कभी कभार अनफेयर होती है एज फार एज इंटरेस्ट ऑफ कॉमन पीपल आर कंसर्न। येट गवर्नमेंट टेंड टू, या द पार्टीज इन पावर टेंड टू make such policies in order to return the favor to the corporates। This is known as crony capitalism, hand in gloves of the politicians and the capitalist class। vicious cycle of expenditure, ये एक नेगेटिव साइकिल से शुरू हो जाता है। एक बार आपने इलेक्शन में पैसे खर्च करके इलेक्शन जीता है, तो अब नेक्स्ट टाइम जो अपोजिशन पार्टी है वो भी दूसरे कई सारे तरीके अपनाएगी पैसे का पावर इस्तेमाल करने का। फिर यू विल ट्राई टू काउंटर इट by raising more funds, and year after year after year there would be more and more expenditure in electoral processes। You see how this number has peaked, it has skyrocketed from 50,000 crore to 1,35,000 crore just over a period of 5 years, and this will even go higher in next elections, because it's a vicious cycle that has already been set into process, because every party now knows कि आप क्या कर रहे हैं, कैसी पॉलिसी बना रहे हैं। दैट इज बिकमिंग लेस इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट इज हाउ मच मनी डू यू हैव टू स्पेंड ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम, दैट विल डिसाइड योर फेट। तो कहीं ना कहीं एक निगेटिव विशियस साइकिल सा शुरू हो चुका है। अब इसको रोकने के लिए एक जो सजेशन आता है बार बार, वो होता है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन। स्टेट फंडिंग मतलब पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को बार कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए फ्रॉम मेकिंग एनी एक्सपेंडिचर इन इलेक्शन। जो भी खर्चा होगा वो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि स्टेट करेगा, मतलब हमारी सरकार करेगी। देखिए, भारत सरकार एंड द पार्टी दैट इज इन पावर आर टू डिफरेंट एंटिटीज। तो भारत सरकार खर्च करेगी फ्रॉम पब्लिक एक्सचेकर, सरकारी खजानों से। तो बीजेपी और भारत सरकार में अंतर है। बीजेपी इज द पार्टी हु हैज गॉट मेजॉरिटी along with its allies, जिसको हम लोग एनडीए कह रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज बीइंग अलाउड टू रन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इट इज नॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ओवरऑल स्टेट फंडिंग मतलब भारत सरकार खर्च करेगी इलेक्शन के दौरान, और सारी पार्टियों को, इवन द पार्टी विच इज इन पावर, उसको बराबर ट्रीटमेंट देगी। एटलीस्ट थ्योरेटिकली तो यही आइडिया स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन का। इसको सपोर्ट करने वाले जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनका कहना है कि जब सरकार खर्च करेगी, स्टेट खर्च करेगा, तो इट विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन द प्रोसेस। हर एक कैंडिडेट
के ऊपर बराबर खर्च किया जाएगा, इससे लेवल प्लेइंग फील्ड आएगा, करप्शन को कर्ब करने में मदद मिलेगी। इस तरीके का जो रिकमेंडेशन है, इट हैज कम मेनली फ्रॉम टू इंपॉर्टेंट कमिटीज। इंद्रजीत गुप्ता कमिटी 1998 में, इट सेड कि स्टेट फंडिंग वुड इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर इवन पुअरर पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स। लॉ कमीशन ने भी अपने एक रिपोर्ट 1999 में कहा है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इज डिजायरेबल, बट प्रोवाइडेड दैट द पॉलिटिकल पार्टीज आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग फंड्स फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसा ना हो कि स्टेट भी खर्च करे और पॉलिटिकल पार्टीज इनडायरेक्टली अपना भी पैसा अलग से खर्च करे, देन तो इंटायर पर्पस विल गेट डिफीटेड। But then there was a commission, National Commission to review the working of Constitution. It did not support this idea. उनका कहना है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन से अननेसेसरी पब्लिक एक्सचेकर पे हाई प्रेशर पड़ेगा, सरकारी खजाने पे हाई प्रेशर पड़ेगा, और पॉलिटिकल पार्टीज एक नहीं तो दूसरा तरीका निकाल ही लेंगे एडिशनल फंड को इन्फ्यूज करने के लिए इन ऑर्डर टू गेट एडवांटेज फॉर देमसेल्फ। सो दैट इज वाई स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन। एक प्रपोजल हाल फिलहाल में आ रहा है साइमल्टेनियस इलेक्शन। जब एक साथ इलेक्शंस कराए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के और लोकसभा के, तो इससे इलेक्शन कमीशन के लिए ज्यादा आसानी होगी टू रेगुलेट एंड हैव अ प्रॉपर सर्विलेंस कि वेदर द पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स आर स्टिकिंग टू द लिमिट और नॉट। वैसे पार्टीज के लिए तो कोई लिमिट है भी नहीं, बट इट इज ईजियर सेड दैन डन, क्योंकि ब्लैक मनी या क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो इतना आसानी से इवन विद साइमल्टेनियस इलेक्शन खत्म होने वाला है नहीं। बट हाँ, एक साथ इलेक्शन होगा तो इलेक्शन कमीशन फोकस तरीके से एक बार में इलेक्शन कराने की कोशिश करेगी और इन लिमिट्स को स्टिक किया जाए उसको इंश्योर कराने की कोशिश करेगी। अभी तो इस तरीके से स्टैगर्ड इलेक्शन होते हैं कि व्हेन इलेक्शन कमीशन विथ इट्स लिमिटेड ह्यूमन रिसोर्स गेट्स डिस्ट्रैक्टेड। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, डिस्कस द एस्केलेटिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो हिंट्स मैंने दे दिया है, आप पहले बताइए कि फंडिंग की लिमिट क्या है, फिर बताइए कि उस लिमिट को ब्रीच करते हैं कैंडिडेट्स और उस ब्रीच करने के कारण क्या इंपैक्ट होता है, बट मेनली डिस्कस द इंपैक्ट अराउंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो सारे पॉइंट्स आप यही लिखना, इनकरेज करप्शन, अनइवन प्लेइंग फील्ड, बट द आर्ग्यूमेंट should be in such a manner that ultimately you must end up proving that these are going to hamper the democratic political system. इस तरीके से अपने आंसर को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत होती है as per the demand of the question. The next topic is about private sector military aircraft assembly in India, the first private sector military aircraft assembly in India. This topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy, also important from our syllabus defense point of view. थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। साल 2021 में, यानी कि 3 साल पहले, एक 21,000 करोड़ की डील साइन हुई बिटवीन एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत फैसला लिया गया कि 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विल बी प्रोक्योर्ड फॉर इंडिया, फॉर इंडियन एयरफोर्स। तो भारत सरकार ने एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ एग्रीमेंट साइन किया 21,000 करोड़ का लगभग 3 साल पहले, जिसके अंतर्गत 56 C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रोक्योर किए जाएंगे फ्रॉम एयरबस। बट इस एग्रीमेंट में एक स्पेशल प्रोविजन था कि एयरबस 16 एयरक्राफ्ट तो फ्लाई अवे कंडीशन में, यानी कि रेडीमेड कंडीशन में ट्रांसपोर्ट करेगा टू इंडिया फ्रॉम इट्स सेवाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन स्पेन। तो 16 तो सीधा सीधा बना करके वो दे देगा। रिमेनिंग जो 40 एयरक्राफ्ट हैं वो भारत में असेंबल होंगे एट टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। तो इसके लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो भारत की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट कंपनी है, और एयरबस के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि 40 एयरक्राफ्ट भारत में TASL बनाएगा इन एसोसिएशन विथ एयरबस। और TASL ने इसी पर्पस से फिर अपनी एक असेंबली यूनिट स्टार्ट की है इन वडोदरा। टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड इन coordination with Airbus has started an assembly line for C-295 military aircraft assembly at वडोदरा, जिसको कल इनॉग्रेट किया हमारे देश के प्रधानमंत्री और स्पेन के प्रधानमंत्री
ने मिल करके। तो इससे अब होगा क्या कि ये C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो है, जो बचे हुए 40 एयरक्राफ्ट हैं, अब उनका भारत में असेंबली शुरू होगा। And with this Tata Airbus joint facility in Vadodara has become the first private sector final assembly line of military aircraft in India. प्रिम्स पर्सपेक्टिव से ये याद रखना है। मेंस पर्सपेक्टिव से आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो देखिए। डिफेंस प्रोडक्शन इन इंडिया जो लगातार बढ़ रहा है, तो उसका फायदा क्या है? देखिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट में या इंपोर्ट में भारत वन ऑफ द हाईएस्ट कंट्री आफ्टर फ्यू कंट्रीज लाइक सऊदी एंड ऑल। भारत अभी तक हेवली रिलाई करता रहा है ऑन इंपोर्ट फॉर मीटिंग इट्स डिफेंस रिक्वायरमेंट। इससे दो नुकसान है। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक नुकसान तो है ही कि बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व हमारे देश से बाहर जाता है। दूसरा नुकसान है स्ट्रैटेजिक। वी बिकम ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज फॉर आवर डिफेंस नेसेसिटीज, जो कहीं ना कहीं हमें वल्नरेबल बनाता है। तो ये जो डिफेंस प्रोडक्शन को रैंप अप किया जा रहा है, बूस्ट किया जा रहा है भारत में, उसके अंतर्गत ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग असेंबली लाइन, द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर असेंबली लाइन फॉर मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप। तो इस तरीके से कहीं पासिंग रेफरेंस में ये सब एग्जाम्पल में आप लिखेंगे मेंस में कि रिसेंटली प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन वॉज स्टार्टेड इन इंडिया। सो दिस विल हेल्प इन बूस्टिंग इंडिया सेल्फ रिलायंस। हमें दूसरे देशों पर डिपेंडेंट कम होना होगा। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में 30 गुना से भी ज्यादा हमने अलग अलग तरह की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करेगा। इनफैक्ट इंडिया कैन ओवरऑल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट्स। जैसे ब्रह्मोस हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं to Philippines, and also India is looking forward to become exporter also in the field of defense rather than remaining largely importer country। तो ये सब पॉइंट्स आपको मेंस में लिखने हैं। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। This topic is important from our syllabus GS paper 3 environment as well as science and technology point of view। समझते हैं क्या है ये कॉन्सेप्ट ऑफ FGD, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसका मेनली इस्तेमाल किया जाता है कोल फायर्ड पावर प्लांट्स का जो फ्लू होता है, इनको कहते हैं फ्लू गैस, जो अल्टीमेटली वो एग्जॉस्ट रिलीज करते हैं। उस फ्लू गैस में से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहा जाता है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी। तो कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स में इस तरह के जो फ्लू गैस होते हैं उसमें SO2 सल्फर डाइऑक्साइड काफी ज्यादा होता है। अब वो जब एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है तो फिर वो वाटर वेपर्स के साथ मिक्स होकर के इट गेट कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड इट फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। इस तरह के बारिश को कहा जाता है acid rain। Apart from SO2, NO2 is also one factor behind acid rain because Na2 mixes with water droplets and converts into nitric acid HNO3. HNO3, H2SO4 when they fall down, they are called acid rain, जिसका अलग अलग लेवल पे इम्पैक्ट होता है। इसे फॉरेस्ट को वो डैमेज कर सकते हैं, ओशन के अंदर एसिडिफिकेशन को वो बढ़ा सकते हैं, सॉइल एसिडिफिकेशन वो बढ़ा देते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी घट सकती है। तो एसिड रेन इज अ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम, जिस कारण से पावर प्लांट्स के जो फ्लू गैसेज हैं वहां से सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करना इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। भारत के अंदर ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया इज लार्जेस्ट इमिटर ऑफ ह्यूमन मेड एंथ्रोपोजेनिक सल्फर डाइऑक्साइड एज पर रिपोर्ट बाय ग्रीन पीस एंड इंटरनेशनल एनवायरमेंट रिलेटेड NGO। और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो हम रिलीज करते हैं उसका एसिड रेन के फॉर्म में तो नेगेटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट होता ही है, साथ ही साथ दे कॉज अ लॉट ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेसेस आल्सो लाइक अस्थमा एंड ऑल। तो इस कारण से फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस दैट is to be followed by the power plant factories which are essentially fired by some fossil fuels, especially coal। अब फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन के अंदर होता क्या है कि जो फ्लू गैस है उसको एक फिल्टर के थ्रू मूव कराया जाता है। उस फिल्टर में
बेसिकली यहाँ पे एक आप कह सकते हैं एक एडजॉर्बेंट सा लगा रहता है जो लगातार स्प्रे करता रहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एडजॉर्बेंट है जहाँ से लगातार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिलीज हो रहा है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो SO2 को रिमूव करके जिप्सम में कन्वर्ट कर देता है और बाकी बचा हुआ क्लीन गैस को अलाउ करता है टू गेट रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। एंड जिप्सम कैन बी यूज्ड फॉर अदर इंडस्ट्रियल पर्पसेस आल्सो। सो लाइमस्टोन मिला दिया गया और इस तरीके से यहाँ पे जिप्सम बना लिया गया। तो फ्लू गैस SO2 को रिमूव किया गया COH के स्प्रे टावर से और उसको जिप्सम में कन्वर्ट कर लिया गया। तो इस तरीके से फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन काम करता है। पिछले 8 सालों से भारत सरकार लगातार जो कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं उनको निर्देश दे रही है, डायरेक्शंस दे रही है कि आप धीरे धीरे स्विच करें तो दिस टेक्नोलॉजी या अडॉप्ट करें इस टेक्नोलॉजी को, अपने फ्लू गैस को रिलीज करने से पहले उनको डीसल्फराइज जरूर करें। अब हाल फिलहाल में IIT दिल्ली ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट के हिसाब से उनका मानना है कि फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन का कोई खास फायदा है नहीं। इट विल हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बियॉन्ड 60 किलोमीटर ऑफ रेडियस फ्रॉम द पावर प्लांट। For the first time, this technology, flue gas desulfurization, has been challenged by a study. Of course, जो critics हैं वो ये कह रहे हैं कि ये स्टडी वेस्टेड इंटरेस्ट से की गई है। ये आर्टिकल आया डाउन टू अर्थ में, तो यहाँ पे क्रिटिसाइज करते हुए ये स्टडी को, ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज ने वेस्टेड इंटरेस्ट से ये रिपोर्ट को पब्लिश करवाया है, ऐसा उनका कहना है कि उनको ये फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन टेक्निक इस्तेमाल ना करना पड़े, विच इज अ कॉम्प्लेक्स वन एंड कॉस्टली एज वेल। तो इंडस्ट्रीज करना नहीं चाहती फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन क्योंकि खर्चा बढ़ेगा, तो इस कारण से ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स वो पब्लिश करवा रही हैं थ्रू इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्रिटिसिज्म के तौर पे लिखा गया है। ये डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट इंडियाज राइजिंग रिलायंस या डिपेंडेंस ऑन ऑयल एंड नेचुरल गैस इंपोर्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर माय सिलेबस GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको पहले भी मैं कई दफा बता चुका हूं कि इंडियन इकोनॉमी हेवली रिलाइज ऑन इंपोर्ट टू मीट इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट। कंसर्न ये है कि जो डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट है वो तो हाई है ही, एट द सेम टाइम इट इज इंक्रीजिंग एज वेल। फॉर एग्जांपल, अगर अप्रैल से सितंबर 2023 और अप्रैल टू सितंबर 2024 को कंपेयर किया जाए तो क्रूड ऑयल में इंपोर्ट डिपेंडेंसी थोड़ा सा राइज हुआ है, साइमल्टेनियसली नेचुरल गैस में इंपोर्ट डिपेंडेंसी राइज हुआ है। पिछले साल इस टाइम में हमने अपनी रिक्वायरमेंट का 87% इंपोर्ट किया था, इस बार 88% इंपोर्ट किया है। तो प्रॉब्लम इज कि वी आर हेवली रिलायंट ऑन इंपोर्ट एंड दैट रिलायंस इज ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीजिंग, मेकिंग अस मोर एंड मोर वल्नरेबल। This trend of increasing reliance or dependency on import is opposite of India's overall goal to reduce India's dependency on import for its energy needs। भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हमारा जो एनर्जी इंपोर्ट है और या उस पर डिपेंडेंसी है वो 15% तक कम हो जाए, यानी कि ओवरऑल इट मस्ट कम बिलो 65%। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी उतना बूस्ट हो नहीं पा रहा है। ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि सोलर या विंड पावर भी उतने फास्ट पेस से बिल्ड नहीं हो पा रहे हैं। एट द सेम टाइम द डिमांड इज राइजिंग एट अ फास्टर पेस, मेकिंग इंडिया हाईली डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट। अब एनर्जी इंपोर्ट लगातार करने से, ज़्यादा इंपोर्ट करने से क्या होगा कि अगर ऑयल प्राइसेस ग्लोबल मार्केट में फ्लक्चुएट करेंगे तो उसका सीधा सीधा असर हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, हमारे फॉरेक्स रिजर्व पे पड़ेगा। एट द सेम टाइम जब फॉरेक्स रिजर्व हमारे देश के अंदर कम होगा तो हमारा लोकल करेंसी दैट इज रूपी विल फर्दर गेट वीकेंड, उसका होगा डेप्रिसिएशन। इन्फ्लेशन भी हमारे देश के अंदर बढ़ेगा। व्हेन क्रूड ऑयल बिकम्स कॉस्टलियर देन इट विल हैव कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बिकॉज इट विल हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। दिस कॉन्सेप्ट यू हैव सीन इन द इकोनॉमी, राइट, बेसिक इकोनॉमिक क्लासेस। तो ये सब समस्याएं हो सकती हैं बिकॉज ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट फॉर मीटिंग आवर एनर्जी नीड्स। इस डिस्कशन के बेसिस पे, यानी कि फ्यूल इंपोर्ट और इकोनॉमी में क्या रिलेशन, उसके बेसिस पे मैंने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया है। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पेटेंट एवरग्रीनिंग पे जो हमने प्रश्न देखा था, इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, यहां होना चाहिए 20 ईयर्स। लाइफ स्टॉक सेंसस, दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं।
स्ट्रे एनिमल्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। और ये जो अभी तक हुए हैं 20 बार सेंसस हुए हैं, जो नेक्स्ट होगा दैट विल बी 21st। जूनोटिक डिजीज, इट कैन स्प्रेड थ्रू फूड एंड वाटर एज वेल। ये जो क्वेश्चन मैंने दिया था, इसमें ऑप्शन देते टाइम में आई मिक्स्ड अप अ लिटिल बिट। आई डिड नॉट पुट एनी ऑप्शन राइट, सारे के सारे ऑप्शंस गलत ही दे दिए थे मैंने, सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, नन ऑफ द ऑप्शन सुटेबली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट। असम कैबिनेट ने जो हाल फिलहाल में MOU साइन किया है फॉर बायोगैस, दैट इज विथ रिलायंस बायो एनर्जी लिमिटेड। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।